हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू गाइस। दोस्तों, हम लोग आज पोइट्री में जो सेकंड पोएम हमारी है स्कूल लेक्चरर के जो ग्रेड फर्स्ट का जो सिलेबस है उसकी जो दूसरी पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, उस पोएम के टेक्स्ट को और इसके इम्पोर्टेंट बातों को आज पढ़ने वाले हैं कि एग्ज़ाम के हिसाब से ये कैसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सब पे हम बात करने वाले हैं। जो गो एंड कैच फॉलिंग स्टार है, जॉन डन ने लिखी है, जॉन डन। और जॉन डन का अगर हम बात करें, ये 1572 में इनका बर्थ हुआ था और 1631 आप देख रहे होंगे 1572 से 1631 इनका लाइफ टाइम था। और जॉन डन, you know, he is one of my favorite poets, and the poem Go and Catch a Falling Star is one of my favorite poems. जब I was in college, since then ये बहुत ही मतलब एक अजीब सी पोएम है, थोड़ा सा सिनिकल है, थोड़ा सटायरिकल है, थोड़ा सनकपन इसके अंदर है, थोड़ा इसमें सटायर है और बहुत अच्छी पोएम है। जॉन डन ने लिखी है। जॉन डन एक बहुत फेमस पोएट रहे हैं, ये सटायरिकल भी रहे हैं, ये चर्च के अंदर ये प्रीस्ट भी रहे हैं, ये इन्होंने सरमन्स दिए हैं, इन्होंने पोएम्स लिखी हैं, इन्होंने सोनेट्स लिखे हैं। तो ये एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी थे जॉन डन, और उन्होंने ये जो पोएम लिखी है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, अगर हम इसकी बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में करते हैं। जॉन डन 1572 में इनका बर्थ हुआ और इन्होंने 1631 में एक्सपायर हो गए। तब तक इनकी ये पोएम पब्लिश नहीं हुई थी, कोई भी पोएम इनकी पब्लिश हुई इनके मरने के बाद। तो पोस्ट ह्यूमसली जो था इनकी पोएम पब्लिश हुई हैं, खासकर जो ये हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर इस पोएम की गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये जो पोएम थी ये इनके मरने के बाद में पब्लिश हुई है। ओके, तो जब इस पोएम की हम बात करते हैं गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इस पोएम का ये नाम है और इस पोएम की फर्स्ट लाइन भी यही है। ठीक है, जॉन डन ने पोएम लिखी और ये पोएम 1633 में पब्लिश्ड हुई। 1633 में इनके मरने के 2 साल बाद। ऐसी पोएम्स को हम बोलते हैं पोस्ट ह्यूमसली कंपोज्ड पब्लिश्ड। इनके मरने के 2 साल के बाद ये जो है पब्लिश हुई, पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश्ड हुई 1633 में। और इस पोएम का नाम में सॉन्ग भी आता है, कई बार 2 नाम कहे जाते हैं इस पोएम के। इट हैज़ 2 नेम्स, एक तो इसको सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है और इस दूसरा नाम इसका गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार है। दोनों नाम इसके एक्सेप्टेड हैं, सॉन्ग और गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। 1633 में ये पब्लिश हुई। इसका जो ये वॉल्यूम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, इस वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार को। ठीक है, और अगर हम बात करें इस पोएम के थोड़े नेचर के बारे में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ये एक सिनिकल पोएम है। सिनिकल मतलब इसमें कहीं सनकपन है। सनकपन कैसे है? इस पोएम में जो पोएट है हमारे जॉन डन, जिनको आप पोएट भी मान सकते हैं और एक स्पीकर भी हैं इस पोएम के, क्योंकि ये पोएम ना एक ड्रामा के फॉर्म में लिखी गई है। ऐसे है ना, इसमें सेंटेंसेस हैं, स्पीच डायलॉग्स हैं इसके अंदर, तो ये स्पीकर भी कह सकते हैं, ये प्रोटैगनिस्ट भी है इस पोएम का। जॉन डन जो है वो इसके स्पीकर भी हैं, ये इसके प्रोटैगनिस्ट भी हैं, पोएट तो है ही ये। तो ये जो पोएट थे हमारे जॉन डन, कहा जाता है कि इनकी एक बिलव्ड थी जो इनकी बाद में वाइफ भी बनी, जिनका नाम था एन मोर। थोड़ा बात को समझना, एन मोर, मैं आपको इनके अभी जो है ना पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। मैंने इस बार कोशिश की है कि थोड़ा आपके दिमाग में इनके, अगर आप थोड़ा पिक्चर्स देख लेंगे तो अच्छी तरह से दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी।
एन मोर, जो बाद में जॉन डन की वाइफ बनी, जो इनकी बिलव्ड भी थी, शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। और उससे पहले भी अगर हम बात करें, जॉन डन चूँकि ये यूरोप के थे और उस ज़माने में ये थोड़े से ना, जब शुरुआत की बात करें इनकी जो यंग लाइफ जो थी, तो कहा जाता है कि शायद इनको कुछ महिलाओं के द्वारा इनको जो है ना बिट्रे किया गया। ही वॉज बिट्रेड, इनको धोखा मिला। अब वो एन मोर भी हो सकती हैं, कोई और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये धोखा खाए हुए थे, तो इनको ना थोड़ा सा सनकपन आ गया, थोड़ा सा इनको ना रिवेंज, ये रिवेंज के रूप में मान सकते हैं। ये चूँकि इनको धोखा मिला तो ये रिवेंज लेना चाहते थे पूरी वुमन जो है उसकी पूरी प्रजाति से। तो इनको थोड़ी नफ़रत थी, इनको हैट्रेड थी औरतों से, और उसी सनकपन में उनके ऊपर सटायर करने के लिए, व्यंग करने के लिए इन्होंने जो है सटायर करने के लिए सटायरिकल पोएम लिखी। ये एक तरह से ह्यूमरस पोएम भी है। ह्यूमरस, इसमें ह्यूमर भी है। इनमें जो औरतें हैं उन औरतों के ऊपर ना मजाक किया गया है। उनको कहा गया है कि दे आर फिकल माइंडेड, उनमें इनफिडिलिटी, उनमें बेवफाई होती है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि अ प्रीटी वुमन कांट बी फेथफुल। समझ रहे हैं आप? अ प्रीटी वुमन कांट बी फेथफुल। एक सुंदर जो औरत होती है ना, वो कभी वफा नहीं हो सकती। अ प्रीटी वुमन कांट बी फेथफुल, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसी पोएम के अंदर, जिसमें वो कहते हैं नोवेयर नोवेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। वो कहते हैं आई स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूँ, नोवेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। ऐसी कोई औरत हो ही नहीं सकती, ज़माने भर में आप ढूंढोगे जो आपको सुंदर हो और साथ साथ में वो वफा भी हो, सुंदर हो और वो ट्रू भी हो। तो कहता है कि ट्रू वुमन को ढूंढना जस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। वो कहते हैं कि प्रिटी वुमन कांट बी फेथफुल, एक सुंदर औरत कभी भी वफा नहीं हो सकती। आई स्वेयर नोवेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, ऐसा कहते हैं जॉन डन। और ये जो वुमन है, जो पूरा जो इनका एक क्लास है, वो हो सकता है कि जॉन डन की इस बात से बहुत नफ़रत करें, लेकिन औरतों को भी समझना होगा कि उनके साथ शायद जॉन डन के साथ एक धोखा हुआ था। ही वॉज बिट्रेड, और वो बिट्रे हुए, और उसी गुस्से में, उसी रिवेंज के अंदर, उसी समय उन्होंने एक पोएम लिखी, और ये गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार के नाम से जो लिखी गई, उसका ये जो मेन थीम है, जो उसका मैसेज है, वो यही है, अ प्रीटी वुमन कांट बी फेथफुल। वो कहते हैं कि टू फाइंड, टू सर्च अ ट्रू वुमन इज जस्ट इम्पॉसिबल। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, चाहे भाग करके, दौड़ करके आप गिरते तारों को आप भले ही पकड़ लें, लेकिन एक औरत जो वफा मिल जाए आपको, सुंदर भी और वफा भी हो, इसको ढूंढना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इम्पॉसिबल टास्क बताए पहले ही स्टेंजा में। ही गैव अस 7 इम्पॉसिबल टास्क। उनमें से सबसे ज़्यादा जो कठिन टास्क था वो 8वां टास्क है, वो है एक सच्ची औरत को ढूंढना, एक वफा औरत को ढूंढना। टू फाइंड, टू सर्च अ ट्रू वुमन। वो कहते हैं कि दुनिया भर में सब चीज़ें संभव हो सकती हैं, बट ये संभव नहीं हो सकता कि आपको कोई एक सुंदर औरत वफा मिल जाए। वो किसी, उसका अफेयर आज किसी और व्यक्ति के साथ हो सकता है, अगले दिन हो सकता है किसी और के साथ हो, एंड द थर्ड डे शी मे बी टुगेदर विद सम एनीवन एल्स। ये कहते हैं जॉन डन। तो इसलिए मैंने कहा सिनिकल पोएम है। देखो, ध्यान देना, ये मेरे विचार नहीं है, ये जॉन डन के विचार हैं। मैं उनकी बातों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं आप मेरे ऊपर आरोप लगा दें कि सर भी सिनिकल हैं। तो आई एम नॉट सिनिकल, लिटिल बिट हो सकता है, थोड़ा बहुत। एवरीबडी इज साइको सिनिक, बट
कहा जाता है कि ये जो पोएम है थोड़ी सिनिकल है, सटायरिकल है, और इस पे ना क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गए कि ये सिनिकल पोएम है, ये सटायरिकल है, ठीक है ना, सिनिकल है, सटायरिकल पोएम है, इसमें आई का यूज़ करेंगे हम लोग। सटायरिकल पोएम है, ह्यूमरस भी कहते हैं। कई कहते हैं कि साहब ये सटायर नहीं है, ये तो है ना एक मजाक करने की आदत थी जॉन डन की, तो ये एक तरह से ह्यूमर उन्होंने क्रिएट किया है। बट हाँ, कहेंगे कि इसमें एक बात तो अजीब सी है, जो पूरी औरत प्रजाति को ही कहता है कि भाई वफा हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर हम बात करें आगे इस पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में, तो जब इस पोएम को आप पढ़ेंगे, मैं थोड़ी देर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इस पोएम में ना टोटल 27 लाइन्स हैं, 27 लाइन्स हैं, 3 स्टेंजाज हैं, 3 स्टेंजाज हैं, ईच स्टेंजा हैज़ 9 लाइन्स। आपको हर स्टेंजा में 9 लाइन्स मिलेंगी। तो 3 स्टेंजाज हैं, 9 3 जा 27, 27 आपके पास इस कविता में आपको लाइन दिखेंगी। 9 लाइन्स के 3 स्टेंजाज हैं, 9 9 ए 9 9 और 9, तो 9 3 जा 27 लाइन्स हैं। और इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है उसका अगर हम बात करें तो इसकी राइम स्कीम है ए बी सी सी डी डी डी, तो 2 2 4 2 6 और 3 9 लाइन्स का फर्स्ट स्टेंजा का ये राइम स्कीम होगी। जो थर्ड स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम भी यही है, थर्ड स्टेंजा की भी सेम राइम स्कीम है। राइम स्कीम समझते हैं आप, मैंने आपको लिटरेरी टर्म्स में, लिटरेरी फॉर्म्स में पढ़ा रखा है। राइम स्कीम क्या होती है? जब भी कोई पोएम आप देखते हैं, उस पोएम का जो लास्ट का जो वर्ड होता है आपका लास्ट वर्ड, उस वर्ड का भी जो लास्ट स्ट्रेस सिलेबल है, लास्ट स्ट्रेस सिलेबल, और उसके बाद जो रिमेनिंग जो स्पीच साउंड्स हैं, उसके बाद जो स्पीच साउंड बचते हैं, उनका क्या साउंड आ रहा है, उस साउंड को आप मैच करते हैं बाकी आने वाली फॉलोइंग लाइन्स के अंदर भी, तो वो उसकी होती है राइम स्कीम, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा अभी आपको, ये जब पोएम आपके सामने आएगी तो किस प्रकार से कि ये ए बी सी सी डी डी है। वैसे आपने जो अगर थोड़ा समझना हो तो मैंने आपको जो फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स पढ़ा रखी हैं उसमें राइम स्कीम को बता रखा है। बट फिर भी ध्यान दें कि किसी भी पोएम की जो अंतिम शब्द होता है ना, उस अंतिम शब्द का साउंड क्या आ रहा है, उस साउंड में एक स्ट्रेस सिलेबल होता है, एक अनस्ट्रेस सिलेबल होता है, वो साउंड क्या आ रहा है उसे आप जो है एक नाम दे देते हैं ए, और अगला साउंड अगर वैसे आ रहा है तो उसको ए नाम दे देंगे, फिर अगर अलग आ रहा है तो बी नाम दे देंगे, और अलग आ रहा है तो सी नाम दे देंगे। उस साउंड को देखते हैं हम लोग। जैसे हम बात करें, आपने सुना होगा जो पोएम हमारी है, कोई सी भी पोएम देख लें, उस पोएम के जैसे आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, like a diamond in the sky। तो देखो स्टार में आर जो वॉवल साउंड है, अंतिम स्ट्रेस वॉवल साउंड, और उसके बाद जो भी जो साउंड बचते हैं उसको हम बोलते हैं, ये साउंड आ रहा है यहाँ पे आर, इसको मैंने नाम दे दिया ए। ये भी आर आ रहा है तो सेम साउंड हो गया, इसको भी ए नाम दे दिया। हाई में आई वॉवल साउंड देखते हैं, आई, ये बी नाम दे दिया। स्काई में लास्ट में आई का साउंड आ रहा है, इसको बी नाम दे दिया। तो अपने पास राइम स्कीम हो गई इसकी ए बी बी। ऐसे किसी भी पोएम की लाइन के अंतिम वर्ड का जो वॉवल साउंड होता है, स्ट्रेस वॉवल साउंड, वो और उसके बाद जो साउंड बचते हैं उसको आप एक साउंड मानते हैं, उसको नाम देते हैं आप ए। ऐसा अगर सेम साउंड आगे भी आता है, जैसे स्टार में आर आ रहा है और आर में भी आर आ रहा है, तो इसको भी ए नाम दे दिया। फिर ये अलग साउंड आ गया, हाई में आई का साउंड आ रहा है तो हमने इसको बी नाम दे दिया। स्काई में भी आई का नाम आ रहा है, इसको बी साउंड दे दिया। तो इसी प्रकार जो हमारी पोएम है, उस पोएम में भी आप जब देखेंगे साउंड, बताऊंगा आपको, ए बी सी सी डी डी डी, इस तरह का साउंड निकल के आएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेंजा जो है उनका राइम स्कीम तो ये है। हाँ, हालांकि जो इसका सेकंड स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा में ए बी फिर बी और सी, ये थोड़ा अलग है।
सेकंड स्टेंजा का राइम स्कीम। और ये खास बात भी होती है, जॉन डन जो है एक्चुअली दोस्तों वो एक मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट्स या मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती है, इसमें जो ये पोएट होते हैं ना, ये एक तरह से ना ऐसे कलिक्वल लैंग्वेज में लिखते हैं, ऐसा लगता है आम बोलचाल की भाषा के अंदर कविताएं लिखते हैं। ये वो जो पेट्रार्कन जो चीज़ें थी या जो पुराने जो क्लासिकल जो पोएट्स होते थे उनकी तरह राइम स्कीम को जमाना और इस तरह से करने की कोशिश नहीं करते। जैसे आप बातचीत करें ना वैसे करते हैं, बिल्कुल अब्रप्ट स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल तुरंत स्टार्ट करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ कर लेंगे, फार फेस्ट कंसीट्स का यूज़ करेंगे, पता नहीं किस चीज़ की तुलना कहाँ से कर लेंगे, दिमाग की इमोशनल चीज़ की तुलना वो किसी एक भौतिक विज्ञान की चीज़ से कर लेंगे, जियोग्राफी की चीज़ से कर लेंगे, नेचुरल साइंस से कंपेयर कर लेंगे, तो आपको पता ही चलेगा कहाँ से क्या कंपेयर कर लिया उसने एक बार कंपेयर कर लिया दो प्रेमियों, जो प्रेमी अलग अलग रहते हैं, एक प्रेमिका यहाँ रहती है, उसका प्रेमी बाहर कहीं कमाने गया हुआ है, वो प्रेमी आपस में जुड़े हुए हैं, अपने एक दूसरे रिश्ते, उनके दिल के रिश्ते बहुत नज़दीक हैं, लेकिन वो दूर दूर रहते हैं। तो ऐसे जॉन डन ने उनकी कंपेयर कर ली कंपास से। कंपास जिसमें दो नीडल्स या जिनकी दो हैंड्स होते हैं उसके, वो ना एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक एंड जुड़े हुए होते हैं, जबकि उनके दोनों सिरे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कंपास में जो दो सुइयाँ होंगी, एक इधर होगी और एक सुई इधर होगी, ये आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये इधर देख रही है, ये इधर देख रही है, मिल नहीं पा रहे आपस में, ठीक है ना। तो कंपास की सुइयों से तुलना कर दी। इस तरह से ये मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं, कहीं की कहीं पे तुलना कर देते हैं। फार फेच्ड कंसीड्स, फार फेच्ड कंपैरिजन, इनके सिमिली, इनके मेटाफर बहुत अजीब होते हैं, बहुत अलग होते हैं। वो ना उनको इमोशनल चीज़ों को साइंस से या नेचर से या फिजिकल चीज़ों से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब्रप्ट स्टार्टिंग करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं, कलिक्वल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, ड्रामेटिक भाषा का यूज़ करते हैं अपने पोएम्स के अंदर, ठीक है ना। और जो होती है ना लड़कियाँ खासकर, ये इनको ना वो गॉडेस नहीं मानते हैं, उनको लव की गॉडेस और वो उनको ना प्रेम और पूजा के हिसाब से नहीं देखते हैं, उनको एक सामान्य वो लड़कियों के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि भाई लड़के और लड़कियों से वो डायरेक्ट ऐसे लड़ाई की तरह बात करता है। कई बार वो उनको मनाएगा भी तो तर्क से बात करेगा, बहुत सारे लॉजिक्स, बहुत सारे रीजंस देंगे इसके अंदर। और लड़कियों को ना वो पेट्रार्कन की तरह देवी का रूप नहीं मानते ये लोग, ये उनको एक सामान्य मानते हैं, एक प्रेमिका है, ठीक है, और अगर उनके बीच में कोई सेक्स भी होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। ये इस तरह से इनके जॉन डन और मेटाफिजिकल पोएट्स के जितने भी जो स्कूल के जो लोग हैं वो सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। जॉन ड्राइडन ने इनको ये कहा कि भाई जो ये फाउंडर हैं मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के, डॉक्टर सैमुअल जेनसन ने भी इनके बारे में कहा कि भाई इसमें बहुत सारी जो है स्कूल ऑफ पोएट्री है और इसमें बहुत सारे कवि हैं, जिसमें जॉन डन भी उनके एक मुखिया हैं, उनमें से एक हैं। तो जॉन ड्राइडन और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में ये कहा कि भाई जॉन डन ये उस कैटेगरी के लोग हैं, उनकी जो कविताएं हैं उनकी एक अलग स्टाइल है। और अगर आपको मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री को समझना है तो ये पोएम आपके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। इसमें बिल्कुल वैसा ही है, इंपरेटिव सेंटेंस शुरू हो रही है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विथ, ऐसा ना इस तरह से सारे सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, अब्रप्ट स्टार्टिंग हो रही है, बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे इन्होंने अल्यूशंस दिए हैं। हालांकि बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार ना वो अगर सिमली और उसकी बात करें तो फार फेस्ट कंसीट्स का यूज़ करते हैं, कलिक्वल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ड्रामेटिक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो ये खास बात है हमारे जॉन डन की इस पोएम की भी। इसमें 3 स्टेंजा हैं, 9 लाइन्स के 3 स्टेंजाज हैं और टोटल आपके पास में 27 लाइन्स हैं। इसकी जो लैंग्वेज है वो सिनिकल है, सटायरिकल है, इसमें बहुत सारे हाइपरबलीज का यूज़ किया गया है, पैराडॉक्स का यूज़ किया गया है, एलिटेशन, मेटाफर, इनका तो यूज़ खैर है ही इसके अंदर, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें लाइंस की तो ये अधिकतर लाइनें हैं, सारी तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द लाइंस आर रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई हैं, बट ध्यान ना ये चूँकि जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं ना, ये किसी भी एक फिक्स रूल को अपनाते नहीं हैं, इनका कोई एक फिक्स रूल नहीं होता। ये है ना कभी कौन सी लाइन, कभी छोटी लाइन, कभी बड़ी लाइन, कोई मीटर का यूज़ नहीं करते हैं लोग, बट फिर भी इसकी पोएम को अगर आप देखेंगे तो टेट्रामीटर में, आयम्बिक टेट्रामीटर में ये लिखी गई है, ठीक है ना। और इसमें जो हमारा पोएट है, जो जिसको आप प्रोटैगोनिस्ट भी कह सकते हैं, ये पोएट जो है ये अपनी पोएम को एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है टू क्वेस्टर,
इसमें एक क्वेस्टर है जो खोज करता है, इसमें एक इंटरलोक्यूटर है जो आपसे बातचीत करता है, आपके दिल की बातों को सुनता है, जिनसे आप बातचीत करते हैं। तो इसमें जो पोएट है किसी एक क्वेस्टर से बात कर रहा है, और वो क्वेस्टर जो होता है उसको बता रहा है, उसको कह रहा है कि भैया दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, आपको एक ट्रू वुमन मिलना बड़ा मुश्किल है। अ प्रीटी वुमन कांट बी फेथफुल। वो शुरू के स्टेंजा में 7 अलग अलग इम्पॉसिबल टास्क बताता है। देर आर 7 इम्पॉसिबल टास्क इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स। इसको क्वेश्चन को कई बार पूछा भी गया है कि हाउ मेनी टास्क हैव बीन गिवन इन दिस पोएम। तो देर आर 7 टास्क, वो सब इम्पॉसिबल टास्क हैं जिनको पूरा करना मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और उन सबसे बड़ा जो स्ट्रेंज इसमें वंडर्स दिए गए हैं, 7 स्ट्रेंज वंडर्स, उनसे भी स्ट्रेंजेस्ट जो वंडर है वो ये है कि अ प्रीटी वुमन कांट बी फेथफुल। आप एक प्रीटी वुमन जो होती है वो ट्रू नहीं हो सकती, वो ना वफा नहीं हो सकती, उसके अंदर इनफिडिलिटी होती है, वो मर्क्यूरियस होती है, वो उसमें फिकलनेस होती है, ठीक है ना। उसमें जो ना वो कभी उसका पल पल दिमाग बदलती है, वो कभी वो इसके साथ हो जाएगी और कोई दूसरा कोई सुंदर व्यक्ति आ गया, उसको लुभाने वाला आ गया, उसको अट्रैक्ट कर लिया, तो वो हो सकता है उसके साथ भी चली जाए। आज वो आपके साथ है, कब किसी और के साथ हो सकती है, तीसरे दिन किसी और के साथ हो सकती है। इतनी फिकल माइंडेड होती हैं महिलाएं, सुंदर जो महिलाएं होती हैं। ध्यान रखना, जो बदसूरत महिला है वो हो सकता है कि एक के प्रति वफा हो जाए, लेकिन जो खूबसूरत औरतें हैं वो उनके लिए चांस है। जॉन डन ये कहता है, ध्यान रखना मैं बार बार कह रहा हूँ, जॉन डन की कविता पढ़ रही है, उसी की बात है। और वो इसलिए कहता है क्योंकि वो खुद बेचारा बिट्रेड है, वो थका, वो धोखा खाया हुआ है। तो वो, और वो थोड़ा सनकी भी कह सकते, थोड़ा पागलपन भी उसके अंदर हो सकता है कि वो उस पागलपन के उन्माद में, उस गुस्से के उन्माद में हो सकता है वो ह्यूमरस लिखने के बजाय उसने एक सिनिकल और सटायरिकल पोएम लिख दी, जो निश्चित रूप से महिलाओं को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि यार ऐसा कैसे कह सकता है। क्योंकि आप ये एक तरह से ना हाइपरबली यूज़ कर ली, उसने पूरी महिलाओं को ही एक कैटेगरी में डाल दिया, जो उसकी कहीं ना कहीं कह सकते गलत बात थी कि उसने जो है ना हाइपरबली एग्जेगरेशन का यूज़ कर लिया। सेकेंड स्टेंजा में वो क्वेस्टर को कहता है कि भाई तुम पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तुम ढूंढ लो, चाहे तुम्हारी नज़रें कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, तुम चाहे इनविजिबल थिंग्स को भी देखने के तुम एबल हो। जो लोग नंगी आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको तुम देख सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पेनिट्रेशन पावर है, तुम्हारे अंदर वो इनविजिबल साइट्स, स्ट्रेंज साइट्स देखने की ताकत है। तुम भी अगर घूमने चले जाओ, दुनिया में चक्कर लगाओगे, उस औरत को ढूंढने के लिए तुम्हें दुनिया भर में कई कई अजीब अजीब चीज़ दिखेंगी, बट तुम्हें कोई ऐसी सुंदर महिला नहीं दिखेगी जो वफा होगी। चाहे तुम 10,000 दिन और रात घूम लो, 10,000 days and nights। अब 10,000 दिन और रात, ये भी एक हाइपरबली का यूज़ कर लिया जॉन डन ने, और हाइपरबली का बहुत यूज़ किया गया इस पोएम में। 10,000 दिन और रात तुम घूम लो, फिर भी तुम कोई ऐसी ट्रू वुमन ढूंढ नहीं पाओगे, ऐसा कहते हैं जॉन डन। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों दोस्तों? पोएम को जब पढ़ेंगे तो और अच्छा आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा एक बार हम लोग ना शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसका, फिर आगे अगर हम बात करें तो वो तीसरे स्टंजा में आगे जब बढ़ता है तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी वहाँ दिखाई देती है, थोड़ा पॉजिटिव वो होता है। वो कहता है कि उस क्वेस्टर से, इंटरलॉक्यूटर से, कि हो सकता है तुम ऐसी कोई महिला मिल भी जाए, हालांकि चांस ना के बराबर है, बट हो सकता है एक छोटी सी उम्मीद की किरण यहाँ दिखाई दे रही है कि हो सकता है तुम्हें कोई ऐसी एक ट्रू वुमन दिखाई दे जाए। और अगर ऐसी दिखाई देती है तो मैं श्योर मैं उस औरत से मिलने जाऊँगा, और मेरे लिए तो वो एक तीर्थ यात्रा होगी, मेरे लिए तो एक पिलग्रिमेज होगा, मेरे लिए तो एक होली जर्नी होगी। क्योंकि ऐसी औरत जो सुंदर भी हो और वफा भी हो, वो तो साक्षात एक देवी का रूप होगी। क्योंकि ऐसी औरतें तो मिलना बहुत ही विरल है, बहुत ही रेयर है, ठीक है ना। देयर इज़ नो चांस एट ऑल अकॉर्डिंग टू जॉन डन। ना मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, फिर हम बात करते हैं वो थर्ड स्टेंजा में जब ये बात कर रहा है कि भाई मैं वहाँ पिलग्रिमेज के रूप में जाऊँगा, होली जर्नी करूँगा, उस देवी के दर्शन करूँगा, उसके चरण छूँगा मैं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक लॉजिक आता है, वो कहता है कि नहीं, ये हो ही नहीं पाएगा। अगर ऐसी औरत मेरे घर के पास भी रहती होगी, जस्ट नेक्स्ट टू माई हाउस, नेक्स्ट डोर, बिल्कुल नज़दीक भी अगर रहती होगी, तब भी मैं उसके दर्शन करने नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि मुझे पता है
कि जब तक मैं मेरे घर से निकलकर उसके मेरे पड़ोस जो घर है वो वहीं भी रहती होगी, वहाँ तक भी जाऊँगा ना मैं, तब तक तो वो बेवफा हो चुकी होगी, किसी 2 या 3 लोगों के साथ उसका नाम जुड़ चुका होगा। तो ये निश्चित रूप से ऐसा होगा, जॉन डन कहते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। और वो उस इंटरलॉक्यूटर को भी कह रहे हैं जिससे बात कर रहे हैं, उस क्वेस्टर को भी कह रहे हैं, उस दुनिया भर में खोजबीन करने वाले व्यक्ति को भी ये कह रहे हैं, जो ढूंढ सकता है, जिसके पास पेनिट्रेशन पावर है, जिसके पास इनविजिबल साइट्स को भी देखने की ताकत है, जो दुनिया में कहीं भी घूमता रहता है, उससे कह रहा है कि तू दुनिया भर घूम ले, तेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे स्नो वाइट की तरह, तो कुछ सफ़ेद बाल हो जाएंगे, इतना बूढ़ा हो जाएगा, 10,000 दिन और रात तू घूम ले, तेरी उम्र जो है वो चाहे तेरे सफ़ेद बाल हो जाएं, तू घूमता रहे, तो दुनिया भर में पता नहीं कौन कौन जगह घूम लेगा, लेकिन तेरे को ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी जो ऐसी औरत मिल जाए, और अगर मिल भी गई तो उसको पिलग्रिम में समझूंगा। और जब तक तू मुझे लेटर लिखेगा कि साहब मुझे ऐसी औरत मिल गई है, इस फलाना जगह पे, इस फलाने ठिकाने पर वो रहती है, आप आ जाइए, दर्शन कर लीजिए, और जब तक आप मुझे लेटर लिखेंगे और वो लेटर मेरे पास पहुंचेगा, उससे पहले बिफोर आई केम देयर, मैं वहाँ आऊँगा, शी विल बी स्लीपिंग विथ 2 और 3 पर्सन्स, वो हो सकता है तब तक 2 या 3 लोगों के साथ सो चुकी हो, वो 2 या 3 लोग उसके नाम जुड़ चुके हों, ठीक है ना, तो मैं पहुंचूंगा उससे पहले ये तो हो चुका होगा। इतने ज़्यादा घायल हो चुके हैं जॉन डन, जिन्होंने इतनी सिनिकल पोएम लिख दी। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? तो जॉन डन की ये पोएम जो, और बार बार इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पोएम की थीम क्या है। इस पोएम की थीम है इनफिडिलिटी ऑफ वुमन, वुमेन्स इनकंसिस्टेंसी। विमेंस इनकंसिस्टेंसी मतलब औरत में कंसिस्टेंसी नहीं रहती, वो एक साथ किसी साथ नहीं रह सकती, वो अपने पार्टनर्स चेंज करती रहती हैं। ये उनके मर्क्यूरी वाला जो मर्क्यूरियल जो उनका जो बिहेव है, टेम्परामेंट है, उस पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि फिकल माइंडेड होती हैं, फिकलनेस होती है, पल पल दिमाग बदलती हैं, कभी इनको कौन अच्छा लगता है, कभी इनको कोई और अच्छा लग जाता है। तो हो सकता है उनकी भी किसी बिलव्ड ने जॉन डन को उस ज़माने में छोड़ दिया हो, उनको धोखा दे दिया हो, और शायद उसी के दुख में उन्होंने ये पोएम लिख दी है। मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों आप लोगों को? तो मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो ये कि इस पोएम को हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे, और इस पोएम के बारे में, जॉन डन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब पढ़ेंगे, और कुछ मैटर आपको मैं PDF के अवेलेबल कराऊंगा एक्स्ट्रा, जो आप खुद का अगर इंटरेस्ट हो तो आप और एक्स्ट्रा उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हियर वी गो, शुरू करते हैं, हम लोग पोएम पर आते हैं दोस्तों। जॉन डन की पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ठीक है। क्या कहते हैं ये पोएम में? देखिए आप, ये पोएम हमारी, और मैंने थोड़े से डायग्राम से बनाने की कोशिश की है यहाँ पे, देखिए जॉन डन ने लिखी है, पहली लाइन है इसकी, फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। देखो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों उनको? हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ जनरली हम ना आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, जिसको आप कलीक्वल लैंग्वेज कहते हैं। कलीक्वल लैंग्वेज है ये। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है, गो एंड कैच, ए का साउंड आ रहा है, ये एसोनेंस है। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और गिरते तारे को पकड़ो। अब बताओ, कोई आप में से, हम में से गिरते तारे को पकड़ सकता है क्या? इट्स इम्पॉसिबल टास्क। तो पहले स्टेंजा में जॉन डन ने 7 इम्पॉसिबल टास्क बताए। उनमें जो पहला इम्पॉसिबल टास्क है, ये पूछा गया एग्जाम में, RPSC ने पूछा स्कूल लेक्चरर में, कितने टास्क बताए हैं जॉन डन ने, कितने इम्पॉसिबल टास्क? 7। अब क्वेश्चन बन सकता है पहला इम्पॉसिबल टास्क कौन सा है? गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ठीक है ना। देखो ये एक आसमान का चित्र है, इसमें तारे गिर रहे हैं। एक्चुअली मैं अगर आपको समझाऊं तो तारे गिरना ना एक कॉस्मिक इंसिडेंट है। जब कोई जो अपने जो उल्का वगैरह जो पिंड होते हैं, इनका जब कोई हेवनली बॉडीज़ के जब कोई टुकड़ा अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब वो आता है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो जलने लगता है, और वो जलता हुआ जो नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है तारा टूट रहा है। और हमारे ये हिंदू धर्म में भी है और ये क्रिश्चियनिटी में भी है
कि जो गिरते तारे जो होते हैं ना, अगर आप उनकी तरफ देखते हैं और उनसे अगर आप कोई विश मांगते हैं तो कहते हैं कि वो विश पूरी हो जाती है। तो जॉन डन के बारे में, अब देखो, तारे, टूटते तारे को देखना और विश मांगना, इट्स पॉसिबल, बट टूटते तारे को देखना, भागना, गो एंड कैच, और जाकर पकड़ना उस स्टार को, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल टास्क है। पहला इम्पॉसिबल टास्क हो गया। इसको थोड़ा आप और ढंग से भी समझ सकते हैं कि कहते हैं कि भाई जॉन डन जो था वो चाहता था कि उसकी प्रेमिका उसके साथ में रहे, उसकी बिलव्ड उसके साथ में रहे, उसकी एन मोर उसके साथ में रहे। तो टूटते तारे को वो उससे इच्छा मांग रहे हैं, विश मांग रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो तारे को पकड़ लूँ ताकि वो जो मेरी बिलव्ड है वो मेरे साथ ही रहे, वो मेरे से दूर ही ना हो। हालांकि ये संभव नहीं हो पाएगा। न तो ट्रू वुमन आपके साथ वो रह सकती है जॉन डन के अकॉर्डिंग, और न ही आप किसी गिरते तारे को पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो गिरते तारों को पकड़ना हमारे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो ये पहला टास्क दिया है जॉन डन ने। फिर दूसरा वो क्या कहते हैं, देखिए आप, गेट विद अ चाइल्ड अ मैंड्रैक रूट। क्रिश्चियन मिथोलॉजी में ये एक पौधा है मैंड्रैक। उस मैंड्रैक की ये जड़ देख रहे हैं आप लोग। इस जड़ को अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके हाथ हैं, ये हैंड्स हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि पैर हैं, इसके फुट हैं, इसके फीट हैं, ऐसा लग रहा है। और अगर इसमें यहाँ पे आंखें अगर तो बना दी जाएं तो ऐसा लगेगा कि ये कोई इंसान है, कोई महिला है। देख रहे हैं इस तरह से आप, ये इसके बाल से हो गए, ये इसके हाथ हो गए, ये इसके लेग्स हो गई हैं, ये इसका एब्डोमेन है, बैली है, ठीक है ना, ये चेहरा सा लग रहा है। तो ये जो मैंड्रेट रूट है, क्रिश्चियनिटी मिथोलॉजी में भी इसको कहा गया है कि ये वैसे तो एक ना एक हर्ब टाइप की होती है, एक छोटी सी हर्ब होती है ना। और इसमें इसकी जो रूट को जब निकाल के देखते हैं, जैसे अपने मूली निकालते हैं तो मूली में तो एक ही होता है। इसमें क्या इस तरह से दो पैर से होते हैं, हाथ से होते हैं। तो ऐसा लगता है मानो कि ये कोई महिला है, ऐसा लगता है, बट क्या ये वास्तव में होती नहीं है। तो क्या इस महिला से बच्चे पैदा हो सकते हैं? इज दिस रूट कैन बी बिगॉटन अ चाइल्ड? क्या ये कोई चाइल्ड को पैदा कर सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। ये भले ही आपको एक वुमन की तरह लग रही हो, ये जो मैंड्रैक रूट है, बट इससे बच्चे पैदा नहीं हो सकते। दिस कांट बी फगोटन बी बिगोटन अ चाइल्ड। ये बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, ठीक है ना, भले ही ये उसकी तरह लगती हो। तो इनसे बच्चे पैदा करवाना एक इम्पॉसिबल टास्क है। ये दूसरी बात आ गई। मैंड्रैक रूट जो कि एक यूरोपियन हर्ब होती है, इसके ऐसे लेग से होते हैं, हैंड से होते हैं, ऐसा लगता है कि एक वुमन है, बट इससे बच्चे पैदा नहीं हो सकते। देखिए आप, गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रैक रूट। मैंड्रैक रूट से बच्चे प्राप्त करना इम्पॉसिबल टास्क नंबर 2। फिर आगे तीसरा टास्क, ये दूसरा टास्क हो गया। तीसरा टास्क क्या है, देखो आप, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। क्या आप में से कोई बता सकता है, चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, कितना विटी हो, कि ये सारे साल गए कहाँ, इस टाइम चला कहाँ गया? हम लोग सब ना एक बहुत ही एक कॉमन हमारा एक सेंटेंस होता है, सभी लोग बोलते हैं, जैसे जब शाम हो जाती है और आप लोग ज़्यादा काम नहीं किया उस दिन, तो आप बोलते हैं कई बार कि यार आज का दिन पता नहीं कहाँ चला गया, ये हफ्ता पता नहीं कहाँ चला गया, ये महीना पता नहीं कहाँ चला गया, ये कोरोना के 2 साल पता नहीं कहाँ चले गए। वेयर हैज़ दिस डे गॉन टू? वेयर हैज़ दिस डे गॉन टू? ये दिन कहाँ चला गया? वेयर हैव दीज डेज गॉन, दीज मंथ्स हैव गॉन? कहाँ चले गए ये? कोई बता सकता है क्या आप में से? ये दिन जाते कहाँ हैं? ये पुराने पास्ट में कहाँ जाते हैं, कहाँ इकट्ठे होते हैं, कहाँ रहते हैं? ये कोई नहीं बता सकता इस बात को। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। जो हमारा जॉन डन जो है, पोएट जो है, वो अपने इंटरलॉक्यूटर से, वो अपने क्वेस्टर से ये बातें कह रहे हैं डायरेक्ट। गो एंड कैच, गेट विथ चाइल्ड, टेल मी, मुझे बताओ। तो तीनों जो काम पूछे उसने, तीनों इम्पॉसिबल टास्क है।
मैंड्रेक रूट आपको समझ में आ गई होगी, मैंड्रेक रूट क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, ये भी जो क्रिश्चियन जो मिथोलॉजी है, क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि जो डेविल्स होते हैं, जो राक्षस होते हैं ना, उनके पैर देख रहे हैं आप, ये राक्षस है जिसके सींग से लगे हुए हैं, ये कुछ खा रहा है, अजीब से इसके बाल हैं पूरे शरीर पे, और जो इसके लेग्स हैं, जो लेग्स आप देख रहे हैं, इसके लेग्स बिल्कुल एज ए हॉर्स या पिग या जो काऊ या जो गॉट होते हैं ना, उसकी तरह होते हैं, जानवर की तरह इनके पैर होते हैं। और इन पैर के जो ये हूप्स होते हैं, हूव्स ये वाले, ये जैसे पैर होते हैं ना, तो ऐसे जो हूव्स को जो स्प्लिट हो जाते हैं, ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, क्लेफ्ट हो जाते हैं, ऐसे इनके पैर जो है इसके क्लेफ्ट बटे हुए हैं, पार्ट्स बटे हुए हैं। जो डेविल्स होते हैं, कहा जाता है क्रिश्चियन मैथोलॉजी के अंदर कि इनके जो पैर होते हैं ना, जो इनके फीट होते हैं, वो क्लेफ्ट होते हैं। इनके जो हूफ होते हैं उनको क्लोवन किया होता है, उनको बांटा हुआ होता है, उनको डिवाइड किया हुआ होता है, उनको बांटा हुआ होता है। ऐसे पैर उनके बटे होते हैं। जैसे अपने नहीं बोलते कई बार, अपने हिंदू धर्म में ऐसा होता है, इंडिया में जैसा राजस्थान में ऐसा होता है कि भाई जो चुड़ैल होती है, जो भूतनियाँ होती हैं, उनके जो पैर होते हैं ना, वो उल्टे होते हैं, आगे की बजाय पीछे की तरफ होते हैं, एक पहचान होती है। ऐसे अंग्रेज़ों के यहाँ जो क्रिश्चियनिटी है उसमें डेविल्स जो होते हैं ना, उनके पैर जो है क्लोवन होते हैं, स्प्लिटेड होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, ये जो धारणा बनी कि उनके पैर ऐसे फटे हुए होते हैं, किसने ऐसा किया, कौन था वो जिसने डेविल्स के पैरों को ऐसे फाड़ दिया था, स्प्लिट कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, इस प्रश्न का जवाब भी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इसका कोई सोर्स हमें पता नहीं है, कब ये घटना हुई, कैसे हुआ, ये सब केवल अंदाज लगा सकते हैं आप, इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो इसका जवाब देना भी एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क है। ये चौथा इम्पॉसिबल टास्क हो गया। पहला था गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, दूसरा था गेट चाइल्ड विद मैंड्रेक रूट, और तीसरा था कि टाइम कहाँ चला गया, और फोर्थ है कि डेविल्स के जो फुट है उसको क्लेफ्ट किसने किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे जो टास्क हैं ये इम्पॉसिबल टास्क हैं जो कि जॉन डन ने बताए हैं। अब वो फिफ्थ जो है उस पर और बात करते हैं आगे। टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग। मरमेड्स क्या होता है दोस्तों, ये आप चित्र देख रहे होंगे, ये मरमेड है। मरमेड क्या होता है, इनका जो फेस होता है वो किसी वुमन का होगा, ह्यूमन बीइंग का होगा, एक महिला का होगा, सुंदर महिला का होगा। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, फैबुलस, दे आर एक्सक्यूजिट, बहुत सुंदर होती हैं। इनका जो बॉडी होता है, बॉडी भी ह्यूमन बीइंग का होता है, वुमन का होता है, लेकिन जो इनके पैर या जो टेल होती है ना, वो फिश की तरह होती है। और ये भी एक अल्यूजन है, ये भी एक कह सकते हैं कि भाई एक वो जिसे कहते हैं ना हम लोग, एक उदाहरण लिया गया है क्रिश्चियनिटी से। ये एक अल्यूजन, एक रेफरेंस है मरमेड का और मैंड्रेट का। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। कहा जाता है, एक ऐसी मिस्ट्री है कि जब लोग समुद्र में, ओशन में जब ऐसे सी वॉयज करते थे, समुद्री यात्राएं करते थे, तो उनको ना बीच के अंदर, समुद्र के बीच में कुछ सुंदर महिलाएं दिखती थी, जो जिनका आधा शरीर फिश का होता था, उनका हाफ बॉडी ऑफ फिश, हाफ बॉडी ह्यूमन बींग्स की होती थी, एंड दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हुआ करती। दे यूज्ड टू बी वेरी ब्यूटीफुल। वो ना ऐसे समुद्र में किसी एक रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर बैठ जाती थी, अपनी खूबसूरती से और अपनी सुंदर आवाज़ से वो गाना गाती थी एक, और अपनी सुंदर आवाज़ से, खूबसूरती से जो सेलर्स होते थे उनको अपनी ओर ल्योर करती थी, अट्रैक्ट करती थी, उनको बुलाती थी। एक्चुअली वो अपने शिकार होते थे, उनको फंसाती थी वो। ये मरमेड्स उनको अपने पास बुला करके उनको डिस्ट्रॉय करती थी, उनको किल, मार दिया करती थी। ठीक है ना। ये इन मरमेड्स का काम होता था। ये उनको सिंगिंग, गाना सुना करके उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, बुलाती थी और उनको मार दिया करती थी। ये आधी फिश होती हैं, आधी ये वुमन होती हैं। बहुत खूबसूरत इनका चेहरा होता है, बहुत खूबसूरत इनकी आवाज़ होती है। एंड दे अट्रैक्ट सेलर्स, उनको अट्रैक्ट करती हैं, उनको अपने पास बुलाती हैं और फिर उनको दे किल दैम।
तो जो इनके गाने जिन्होंने सुने, जो इनके पास चले गए गाने सुन करके, उनको तो इन्होंने मार दिया। जब इनको मार ही दिया तो कौन सिखाएगा आपको कि कैसे गाना होता है इसका। ये कह रहा है कि टीच मी, मुझे सिखाओ, टू हियर मरमेड सिंगिंग, मुझे मरमेड्स के सिंगिंग, मुझे मरमेड्स के गीत को गाना सिखाओ। अब मरमेड के गाना कौन सिखाएगा आपको? जिसने सुना वो तो जिंदा ही नहीं है। या तो आप ऐसा समझ सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि जब मरमेड्स होती ही नहीं है, ये तो एक्चुअली इमेजनरी कैरेक्टर्स हैं, ये तो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ये एक्चुअली वास्तव में ये जो होती ही नहीं थी। जब ये होती ही नहीं तो इनके गाने कैसे सिखाए जाएंगे? तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया है, एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क हो गया, टू टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग। आई होप आपको मरमेड्स के बारे में समझ में आ गया। ओके, फिर बात कर रहा है और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग। आप देखना यहाँ पे एनवी के साथ में, एनवी के साथ में अपोस्ट्रफी एस दिया हुआ है। एनवी ईर्ष्या, जलन, ये ईर्ष्या होती है, जेलिसी होती है, ईर्ष्या। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रफ एस जनरली नहीं लगता। अगर लगा रखा है इसका मतलब इस वर्ड को इन्होंने पर्सोनिफाई किया है, और पर्सोनिफाई किया है तो यहाँ पे फिर पर्सोनिफिकेशन है। जैसे पहली लाइन में गो एंड कैच में एसोनेंस था, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, उसमें हाइपरबली एग्जैगरेशन भी है कि कौन है जो भागेगा और तारों को तोड़ लेगा, उनको पकड़ भी लेगा, तो वहाँ हाइपरबली का यूज़ किया गया था। ठीक है ना। यहाँ पर देखो एन अपोस्ट्रोफ एस लगा के इन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर लिया। तो ये जो अच्छे पोएट्स होते हैं ना, ये इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच का, लिटरेरी टर्म्स का यूज़ करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच को कविता में डालते हो। तो ये कह रहा है एक हमारे पास एक और जो है इनका इम्पॉसिबल टास्क आ गया, टू कीप ऑफ। कीप ऑफ यानी दूर रखना, अवे। क्या कोई दूर रख सकता है एनवी के स्टिंगिंग को? एनवी होता है ईर्ष्या, स्टिंग यानी पेन, दर्द। वैसे तो स्टिंग डंक मारना होता है, बट यहाँ पे होता है कि ईर्ष्या से, जब आप ईर्ष्या करते हैं, जब आपको जलन होती है ना, तो आपको दर्द होता है, आपको पेन होता है, आपको पीड़ा होती है, सफरिंग होती है। और ये कह रहा है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, न कोई आदमी, न कोई औरत, कोई नहीं है, नो मैन नो वुमन ऑन द वर्ल्ड, ऑन अर्थ, जो जिसमें एनवी ना हो। एनवी होता क्या है दोस्तों? एक तरह से नेगेटिव इमोशन है ये। जब आपके पास कुछ नहीं होता और आप दूसरे के पास वो चीज़ देखते हैं जो आपका मन करता है कि यू विश कि वो आपके पास होता, तो फिर ना आपको उस व्यक्ति के लिए जिसके पास वो चीज़ है जो आपके पास नहीं है, उसके लिए ना आपको एनवी का आपके अंदर फीलिंग आएगी, इमोशन आएगा, एनवी का फीलिंग आएगा, आपके अंदर जेलिसी आएगी। और ये ना एक बहुत नेचुरल इंटैक्ट है, ये ना लगभग सभी के अंदर होता है। ये एक ऐसी ना नेचुरल इंस्टिंक्ट है, यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कांट हेल्प इट। ये तो होगा ही होगा, इट डज हैपन विद एवरीबडी। टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, इस एनवी की पीड़ा से अपने आप को दूर रखना भी एक इम्पॉसिबल टास्क है। यहाँ आप थोड़ा ये भी समझ सकते हैं कि शायद हो सकता है जॉन डन को भी किसी चीज़ को लेकर के एनवी हो, किसी चीज़ को लेकर के उनको ईर्ष्या हो सकता है कि जो उनकी जो बिलव्ड है, जो एन मोर है, उनकी जो वाइफ है, उसको कोई और व्यक्ति देखता हो, उसको पसंद करता हो और वो उसको ना फ्लर्ट करता हो, तो वो जॉन डन का राइवलरी हो गया, उसका वो विरोधी हो गया, ओपोनेंट हो गया, और हो सकता है उससे उसको एनवी हो। या ऐसा भी होता है कि किसी उसके दोस्त के मिलने वाले के पास जो उसकी जो बिलव्ड है, जो उसकी जो प्रेमिका है, जो उसकी वाइफ हो, बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, और वो जॉन डन के पास ना हो, तो वो उसको ईर्ष्या हो रही है, और उस ईर्ष्या के पेन से, दुख से, दर्द से, सफरिंग से वो अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा। टू कीप ऑफ द एनवीज स्टिंगिंग, आप एनवी के स्टिंगिंग से दूर अपने आप को नहीं रह सकते, ये भी एक इम्पॉसिबल टास्क है। एंड फाइंड व्हाट वाइंड, अब एक्चुअली वैसे तो ये आजकल तो फाइंड और विंड होता है, तो ये देखो आप, फाइंड वाइंड, ये
आइंड वाइंड, आइंड वाइंड, ये राइम है और इसको मस्कुलन राइम कहते हैं, मस्कुलाइन, मस्कुलिन या मस्कुलाइन राइम इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एंड फाइंड व्हाट वाइंड, ये अपने जो लाइन्स हैं गिनेंगे, 9 लाइन्स का मैं आपको बताऊंगा अभी कि इसका राइम स्कीम क्या है। तो यहाँ पे मस्कुलाइन राइम हो गई। मस्कुलाइन राइम क्या होती है दोस्तों? राइम में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जब एक वोवल साउंड, एक स्पीच साउंड अगर उसी में साउंड सेम आता हो तो फाइंड और वाइंड, वैसे तो आजकल तो विंड बोलते हैं इसको, हवा के लिए यूज़ है, बट वो पुराने ज़माने में होता है कि फाइंड और वाइंड ही बोलते हैं उसको। तो वो आज से करीब 300-400 साल पुरानी एक कविता है। 1572 में तो बर्थ हुआ था उनका, तो ये मान लो आप 1600 के शुरुआत में भी लिखी गई होगी, तो इट्स ऑलमोस्ट 400 ईयर्स बैक। तो इनके जो साउंड है उसमें सेम रही हो, फाइंड और वाइंड। तो जब आइंड और आइंड, आइंड आइंड सेम एक ही वोवल साउंड में अगर आपको राइम करना होता है ना, तो उसको आप मस्कुलाइन बोलते हैं। और अगर दो में हो, जैसे ओशन मोशन, ओशन मोशन, तो ओ मोशन शन, दो साउंड आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसको आप बोलते हैं मस्कुलाइन, डबल राइम या मस्कुलाइन, फेमिनाइन, डबल राइम या फेमिनाइन। एक ही अगर साउंड कॉमन हो दोनों राइम के अंदर तब तो वो मस्कुलाइन है, और दो हो तो फिर वो फेमिनाइन है, जिसको आप लोग डबल राइम भी कहते हैं। तो यहाँ मस्कुलाइन राइम का यूज़ किया गया है। ऊपर यहाँ पे जो है वो अगर हम देखें एनविज स्टिंगिंग, तो इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है दोस्तों, ठीक है। और हमने यहाँ पर काफ़ी सारे वो टास्क पढ़ लिए हैं। ये कह रहे हैं फाइंड व्हाट विंड या व्हाट वाइंड, इसका एक लास्ट टास्क और रह गया, 7 टास्क थे इसके अंदर। सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड वगैरह। एंड फाइंड द वाइंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। ऐसा कोई हवा आप ढूंढिए, कोई ऐसी हवा का सोर्स आप ढूंढिए जो आती हो और सर्व सेवा करती हो टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। जो ऑनेस्ट माइंड के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो सच्चे लोग हैं, उन सच्चे लोगों को की सेवा करने वाली कुछ हवाएं हैं क्या? मतलब क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसे साधन हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे ऑनेस्ट मैन, जो ईमानदार लोग हैं, उनका जीवन भी अच्छा हो जाए, उनकी भी प्रोग्रेस हो, वो भी आगे बढ़ें, उनके पास भी पैसा आए, सुख आए, संपत्ति आए, प्लेजर आए उनके पास। क्या कुछ ऐसी हवाएं हैं, क्या कोई ऐसी जगह है जिससे ये लोग भी आगे बढ़ सकें, ईमानदार लोग? वो कहता है कि जो ऑनेस्ट पर्सन्स होते हैं ना, दे कैन नॉट सर्वाइव इन दिस विक्ट वर्ल्ड। इस दुष्ट दुनिया में, इस विक्ट वर्ल्ड में ऑनेस्ट लोगों की जगह नहीं है। यहाँ तो जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं, जो बेईमान लोग होते हैं, वही प्रॉस्परस होते हैं, वही फलते फूलते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी कोई हवा नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ऑनेस्ट पर्सन भी आगे बढ़ सकें। अगर आपको ऐसी जगह मिल जाए तो मुझे बताना। हालांकि वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है। तो हमारे पास 7 जो है वो इम्पॉसिबल टास्क आ गए, ठीक है ना। और अगर आप राइम स्कीम की बात करें तो बताता हूँ, देखो आपको मैं एक बार फटाफट देखें वापस से। ये था गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, तो अपना पहला शब्द है स्टार, स्टार यानी कि आर, आर का साउंड आ रहा है, आर का साउंड आ रहा है, इसको हम ए नाम दे देंगे, ए, ये ए हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें स्टार में आर आ रहा है, और आगे बढ़ते हैं, अगर रूट अलग साउंड आ गया, इसको बी बोल देंगे। आर, स्टार और आर, ये फिर ए हो जाएगा, तो ए बी ए। आगे देखिए, फिर आ गया फुट, तो समझ रहे हैं आप लोग, फुट। अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था आपने?
रूट, रूट और फुट, तो फुट बोला, आजकल फुट बोलने लगे, तो थोड़ा बहुत है ना आइडेंटिकल, मिलता जुलता भी हो सकता है। स्टार, रूट, आर और फुट, ए बी, ये तो हो गई 4 लाइन की। आगे बढ़ते हैं, फुट, और फिर देखो आप सिंगिंग, ये आ गई नई साउंड, ए बी, एक बार सी आ गया, सिंगिंग और स्टिंगिंग, सी सी, और फिर फाइंड, वाइंड, ठीक है ना, और माइंड, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माइंड, फाइंड, वाइंड और माइंड, तो सी 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 नहीं, ए बी, सी सी और डी 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 हो जाएगा, डी डी डी, ये राइम स्कीम हो जाएगी, माइंड। तो इस तरह से इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी, सी सी और डी 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 है, ठीक है। और 9 लाइन्स हैं पहले स्टेंजा में। पहला स्टेंजा हमारा ख़त्म हो गया। पहले स्टेंजा में 7 अलग अलग इम्पॉसिबल टास्क की बात की गई है, इसमें 7 इम्पॉसिबल टास्क बताए गए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेंजा में क्या कह रहा हो, इफ़ दो बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, वो अपने क्वेस्टर से बात कर रहा है जो जगह जगह घूमता है, सर्च करता है, दुनिया भर में जाता है, वो इंटरलोक्यूटर जो उसकी मन से बात, उससे जो बात चल रही है उसकी, उसको वो एड्रेस करते हुए बोल रहा है कि इफ़ दो, ये दो किसके लिए आया दोस्तों, इंटरलोक्यूटर के लिए, उस क्वेस्टर के लिए यूज हुआ है, उस क्वेस्टर के लिए यूज हुआ है। उसे कह रहा है कि इफ दो बीस्ट, ये बीस्ट शॉर्ट फॉर्म है, ये होता है BEEST, BEEST, बीस्ट। वो कहता है कि इफ दो बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, अगर तुम पैदा हुए हो, बीस्ट यानी इनबॉर्न, अगर आपके अंदर ये पावर है, इनबॉर्न क्वालिटी, इनबॉर्न पावर, किस चीज़ की पावर अगर आपके अंदर, टू स्ट्रेंज साइट्स, कि आप दुनिया की अजीब अजीब चीज़ों को देख लेते हैं, आप दुनिया की अजीब चीज़ों को नज़र से देखते हैं और उनको खोजते हैं, आपको दुनिया भर में घूमने का शौक़ है, अजीब अजीब चीज़ों को देखने का शौक़ है, अगर आपके अंदर ये प्रवृत्ति अंदर से है, बीस्ट है, इनबॉर्न है, ऐसी पावर कि आप अजीब अजीब चीज़ों को भी देख के समझ जाते हैं। थिंग्स इनविजिबल टू सी, देखो आप इस लाइन में अपने आप में कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है। ये कह रहा है थिंग्स इनविजिबल टू सी, वो चीज़ें जो इनविजिबल होती हैं उनको भी आप देख लेते हैं। अब आप बताओ, ये आपने बताओ ना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे। अगर कोई वस्तु, कोई थिंग्स अगर इनविजिबल हैं, जिनको आप देख ही नहीं सकते, जो अदृश्य हैं, दिखती नहीं है, इनविजिबल हैं, क्या उनको देखा जा सकता है? लेकिन वो कह रहा है कि इंटरलोक्यूटर जो है, जो अपना क्वेस्टर है, उसमें वो पावर है कि वो इनविजिबल थिंग्स को भी देख सकता है। हालांकि इनविजिबल चीज़ देखना मुश्किल है, ये लगभग कॉन्ट्रास्ट है, तो इस सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट है। और जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम बोलते हैं कि पैराडॉक्स होता है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है दोस्तों? पैराडॉक्स। देखो ये देख लो आप, स्ट्रेंज साइट्स, अजीब अजीब दृश्य, इनविजिबल टू सी, जिनको आप इनविजिबल है बट फिर भी आप देख सकते हैं। तो इस लाइन के अंदर पैराडॉक्स का यूज किया गया है, इनविजिबल टू सी। और देखना आप, एक और देखना आप, बीस्ट बॉर्न, जब दो नजदीक शब्द उनके शुरू के कॉन्सोनेंट साउंड अगर सेम होते हैं, अगर कॉन्सोनेंट साउंड सेम होते हैं, बीस्ट और बॉर्न, और आगे देखना स्ट्रेंज और साइट्स, एस और एस, जब इस तरह से कॉन्सोनेंट साउंड सेम होते हैं तो फिर इनको आप क्या कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो सोच रहे हैं आप, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जब टू और मोर देन टू वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती हो एट द बिगिनिंग ऑफ टू और टू वर्ड्स, अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, देखो दो वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड्स हैं, दो ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनमें अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड आता है, स्ट्रेंज, साइट, से, बीस्ट, बॉर्न, ब, सेम कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होती है मोर देन टू वर्ड्स और टू वर्ड्स, तो इट इज़ नॉन एज एलिट्रेशन। तो यहाँ एलिट्रेशन है, इस वाली लाइन में पैराडॉक्स है, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है, ये अपने क्वेस्टर से बात कर रहा है कि अगर तुम में इनविजिबल चीज़ों को देखने की ताकत है, बीस्ट बॉर्न, अगर आप उस ताकत के साथ पैदा हुए हैं,
ठीक है ना। राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, एक काम करना 10,000 दिन और रात घूम लेना भले ही। अब आपको नहीं लगता कि वो 2 दिन बोल देता, 10 दिन बोल देता, 1 महीना 2 महीना बोलता, साल 2 साल बोल देता, वो तो कितना बोल दिया डायरेक्ट ही 10,000 डेज एंड नाइट्स। तो उसने बात को बढ़ा चढ़ा कर बता दिया, और बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना, एग्जैगरेशन करना क्या कहलाता है? हाइपरबली कहलाता है, ओवर स्टेटमेंट कहलाता है, एग्जैगरेशन कहलाता है। तो अपने उस सीकर को, उस तलाश करने वाले को, क्वेस्टर को, सीकर को, QUESTER, उस क्वेस्टर को, सीकर को, तलाश करने वाले को कहता है, उसको टारगेट था कि अगर तुम्हारे अंदर अजीब अजीब चीज़ों को, स्ट्रेंज साइट्स को देखने का, इनविजिबल चीज़ों को देखने का अगर पेनिट्रेशन पावर तुम्हारे पास अगर है, तुम उस पावर से पैदा हुए हो, तो एक काम करो, जाओ उस औरत को ढूंढने के लिए, पूरी दुनिया में घूमो 10,000 दिन और रात। कितने दिन कितनी रात? 10,000। 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इन डिफरेंट एग्जाम्स, ठीक है। कितने दिन दिए गए उसको सर्च करने के लिए, कितनी दूर भेजा गया? 10,000 डेज एंड नाइट्स। आप सर्च कर लें, पूरी दुनिया में घूमें उस औरत को ढूंढने के लिए। टिल ए स्नो वाइट हेयर्स, देखो यहाँ पर हाइपरबली का यूज किया गया है। और यहाँ ये भी कह सकते हैं कि आपकी उम्र स्नो वाइट हेयर्स तक हो जाए। आप अभी जा रहे हो जवानी के अंदर, और लौटना कब तक? स्नो वाइट हेयर्स। स्नो होती है बर्फ, वाइट यानी सफ़ेद, बर्फ जैसे सफ़ेद बाल आपके हो जाएं। अभी जो काले बाल दिख रहे हैं, ये इतना घूमना 10, 20, 30 साल तक कि आपके जो सर के बाल है वो सफ़ेद हो जाएं। ये भी हाइपरबली है। इन दोनों लाइनों में हाइपरबली का यूज़ किया गया है। बहुत सारे दिन बताए गए, 10,000 डेज एंड नाइट्स, और कब तक आप घूमते रहना, यात्रा करते रहना, ढूंढते रहना, जब तक आपके बाल सफ़ेद ना हो जाएं, ग्रे हेयर ना हो जाएं, आप बूढ़े ना हो जाएं, ओल्ड ना हो जाएं। तो एक तरह से ना ये ओल्ड होने का मेटाफर है, या मेटाफर यूज़ किया गया है, और ये ओल्ड एज के लिए आया है। ओल्ड एज में सफ़ेद बर्फ़ की तरह सफ़ेद बाल हो जाते हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है कि टिल एज, इस उम्र तक आप घूमते रहना, जाओ राइड करो, अपना यात्रा करो, सवारी करो, घोड़े बैठ के जाओ आप। दो तुम कौन? क्वेस्टर, इंटरलॉक्यूटर। वैन दो रिटर्न, जब तुम वापस लौटोगे ना, विल टेल मी, मुझे बताना आकर के तुमने क्या क्या देखा, कौन कौन जगह देखी, क्या क्या अजीब चीज़ देखी, आना बताना मुझे, ठीक है। फिर बताना मुझे, बात करेंगे हम लोग। क्या बात करेंगे? वो कहता है ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफॉल दी, जितनी भी स्ट्रेंज वंडर्स, अजीब अजीब चीज़ें आपके सामने आई होंगी, बिफेल दी, आपके सामने बहुत अजीब अजीब चीज़ें आई होंगी, बहुत अजीब अजीब चीज़ें देखी होंगी। आपने आगरा का ताजमहल देखा होगा, आपने पिरामिड्स देखे होंगे, पता नहीं क्या क्या देखा होगा। एंड स्वेयर, और मैं कसम खा के कहता हूँ, स्वेयर, नोवेयर lives a woman true and fair, lives a woman true and fair। ऐसी जो औरत जो खूबसूरत है, फेयर है, वो ना सुंदर है तो फेयर, वो सुंदर है, फेयर है तो वो ट्रू नहीं हो सकती। एंड स्वेयर नोवेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, ठीक है। ऐसी कोई खूबसूरत औरत आपको मिलेगी नहीं। ये जॉन डन की जो प्रेमिका थी एन मोर, मैंने कोशिश की है कि वो फ़ोटो आपको दिखाई जाए, थोड़ी बहुत इमेजिनरी है वैसे तो ऐसी जो खूबसूरत औरतें होती हैं ना, जनरली जॉन डन के हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से, वो कहता है कि ये फेयर नहीं होती हैं, ट्रू नहीं होती हैं। ये खूबसूरत होंगी लेकिन वो फेथफुल नहीं होंगी, ब्यूटीफुल होंगी बट नॉट फेथफुल। अगर फेथफुल हैं तो ब्यूटीफुल नहीं होंगी, कोई कमी होगी उसके अंदर। तो पूरी दुनिया में जाओगे, बहुत अजीब अजीब चीज़ देखोगे, स्ट्रेंज वंडर्स देख लोगे। फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, फिर हाइपरबली का यूज़ है। एंड स्वेयर, कसम खा के कहता हूँ, नोवेयर आई स्वेयर नोवेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। ऐसी कोई औरत होती नहीं, ठीक है। तो इस बात में भी क्या हो गई? हाइपरबली है।
पूरी बातों में, आई स्वेयर नोवेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। और इस लाइन में आपको नहीं लगता कि पैराडॉक्स भी है? यहां पैराडॉक्स का भी यूज किया गया, ट्रू एंड फेयर। जॉन डन के अकॉर्डिंग इसमें पैराडॉक्स है। ऐसी औरत जो फेयर है, जो खूबसूरत है, सुंदर है, वो ट्रू हो ही नहीं सकती। तो ट्रू एंड फेयर का एक साथ एक स्टेटमेंट में लिखना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। इट मीन्स ये पैराडॉक्स है। लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, ये दूसरा स्टेंजा खत्म हो गया। अब बात करते हैं स्टेंजा थर्ड के अंदर। यहां थोड़ा सा वो आशावादी है, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है और कह रहा है इफ दो फाइंड्स वन, वैसे तो कह रहा है कि मिलेगी नहीं, नोवेयर आई स्वेयर नोवेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, बट अगर फिर भी मिल जाए, इफ दो फाइंड्स वन, अगर कोई ऐसी मिल जाए ट्रू एंड फेयर, लेट मी नो, मुझे जरूर बताना, इमीडिएटली, तुरंत मुझे बताना, लेटर लिखना, फ़ोन करना, फ़ोन थे नहीं उस समय, मुझे लेटर लिख के सूचना देना, मुझे तुरंत बताना अगर कोई मिल जाए, मैं दर्शन करने जाऊंगा, पिलग्रिमेज होगा मेरे लिए। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, ऐसी जगह औरत के पास जाना, मिलना, दर्शन करना तो एक तरह से पिलग्रिमेज होगा, तीर्थ यात्रा होगी, बहुत अच्छी तीर्थ यात्रा होगी, स्वीट होगी। मुझे उससे मिलना बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा, मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। आई फील ब्लेस्ड, अहोभाग्य हो जाएंगे अगर मुझे कोई ऐसी औरत दिखने को मिल जाए। तो आपको नहीं लगता कि ये सटायर का यूज़ किया है? व्यंग कस रहा है, उसे पता है कि ऐसी औरत मिलेगी नहीं तो पिलग्रिमेज होगा ही नहीं, बट वो सटायर कर रहा है अगर कोई ऐसी औरत मिल जाए ना तो मुझे बताना, मैं साक्षात खुद दंडवत होकर वहाँ जाऊँगा, उस देवी के मैं दर्शन करूँगा। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, ऐसी तीर्थ यात्रा तो मेरे लिए बहुत सुखदायी होगी, स्वीट होगी, वो प्लेजेंट होगी, ठीक है ना, ब्यूटीफुल होगी। यट, देखो फिर खुद ही विरोध कर रहा है, यट फिर भी नॉट, डू नॉट, मैं जाऊंगा नहीं। पिलग्रिमेज होगा, वो गॉडेस का रूप होगी, बट मैं नहीं जाऊंगा। आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। डू नॉट, आई वुड नॉट गो। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, हो सकता है वो मेरे घर के बगल में पड़ोस में रहती हो और मैं जाऊं, निकलूं और उसे मिल भी लूं, चाहे मेरे बहुत नज़दीक रहती हो, बट मैं ऐसे पिलग्रिमेज पर नहीं जाऊंगा। यट डू नॉट, आई वुड नॉट गो। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, चाहे वो मेरे से थोड़ा सा दूर ही रहती हो, मेरे पड़ोस में रहती हो, बट मैं मिलने नहीं जाऊंगा। दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, वो कह रहा है कि तुम मुझे बताना ऐसी औरत मिल जाए तो। फिर इस बात पे कह रहा है कि दो शी वर ट्रू, हो सकता है व्हेन यू मेट हर, जब तुम उससे मिले थे, वो हो सकता है उस समय ट्रू हो, सच्ची हो, वो अच्छी हो, वफादार हो, फिडिलिटी हो उसके अंदर हो, उस समय वो ट्रू हो सकता है। व्हेन यू मेट हर शी वर ट्रू, वो सच हो, इमेजिनेशन कर रहा है, हो सकता है वो सच्ची हो जब तुम उससे मिले हो, लेकिन जब तुम मुझे लेटर लिखोगे और मैं उसके पास जाऊंगा तब तक वो बेवफा हो चुकी होगी। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, जब तुम पता लगेगा तो तुम दुनिया भर में घूमोगे, तुम्हारे स्ट्रेंथ साइड देखने की, इनविजिबल को देखने की, जो तुम्हारी चीज़ें जो ताकत है उसे देखोगे, और तुम मान लो कहीं किसी कोने में दुनिया के कोई ऐसी महिला मिल गई, ऐसी वुमन मिल गई ट्रू एंड फेयर, तो वो पक्का वो पिलग्रिमेज होगा, बट मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हें औरत मिली थी वो उस समय तो वो वफा थी, वो सच्ची थी। पर जब तक मुझे लेटर लिखोगे ना, टिल यू राइट योर लेटर, तो मुझे लेटर लिख के भेजोगे कि साहब, डन साहब आ जाइए, यहाँ पर वो औरत है, आ जाइए, दर्शन कर लीजिए उसके, एक है दुनिया में ऐसी औरत। जब तक तुम मुझे लेटर लिख ख़त्म करोगे, मेरे पास वो लेटर पहुँचेगा, यट शी विल बी फॉल्स, शी विल बी फॉल्स, तब तक तो वो झूठी हो जाएगी, वो सच्ची नहीं रहेगी, वो वफा नहीं रहेगी, तब तक तो बेवफाई हो जाएगी, वो झूठी बन जाएगी। अर ई आर ई, अर मीन्स बिफोर आई कम, और जब तक मैं वहां पहुंचूंगा, टू टू और थ्री, तब तो उसके 2 या 3 लवर बन चुके होंगे, तब तक तो वो 2 और 3 लोगों के साथ उसके अफेयर शुरू हो चुके होंगे, तब तक तो वो 2 या 3 आदमियों के साथ, लवर्स के साथ में अपना वो सेक्सुअल लाइफ
जो है इंजॉय कर रही होगी, मैं वहाँ पहुँचूँगा, तब तक तो वो बेवफा हो चुकी होगी। तो कहता है कि जो वुमन की जो इनकंसिस्टेंसी है ये तो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, ज़्यादा लंबे समय वो वफा नहीं रह सकती। आपसे वो वादा कर रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, पर पता चला 1 हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या सुबह बात करी शाम तक ही फ़ोन पे किसी और के साथ बात चल रही है, किसी और चैटिंग चल रही है। जॉन डन ऐसा कहते हैं कि उस औरत की कंसिस्टेंसी जो तुम बता रहे हो मुझे, वो जब तक जाऊंगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, वो तो फिकल माइंडेड है, वो तो बदल जाएगी, वो तो इनफिडिलिटी का शिकार हो जाएगी, वो बेवफा हो चुकी होगी। तो ऐसी औरत के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो पिलग्रिमेज होगा ही नहीं, क्योंकि वो औरत वफा रहेगी नहीं। कुछ समय के लिए वफा हो सकती है, लंबे समय तक औरतें वफा नहीं हो सकती। जॉन डन का ये मानना है। तो बहुत ही सिनिकल पोएम है। आप सब जो लोग सोच रहे होंगे यार ये कितना वाहियात लिखा जॉन डन ने, बट वो उस समय उसकी कुछ परिस्थितियाँ थी, वो पता नहीं क्या उसका चोट हुई, क्या धोखा हुआ, कैसे वो घायल हुआ, कैसे बिट्रे हुआ उसको, कैसे उसको प्यार में धोखा मिला होगा। तो उसी आवेश में, उसी एक पैशन में उसने वो पोएम लिख दी, और इसलिए कहते हैं कि सिनिकल पोएम है, ये सनकपन इसके अंदर भरा हुआ है, ये सटायरिकल पोएम है जो बात करती है, एक थीम इसकी यही है कि अ प्रीटी वुमन कांट बी फेथफुल, a true woman, to find a true woman is just impossible। सबसे इम्पॉसिबल टास्क में से एक है ये। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये जॉन डन की पोएम है, इसका मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब आप पिछले साल के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो आपको मजा आएगा। मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका टाइम और लूँगा। आप करें क्या, जैसे उसने पूछ लिया कि इस पोएम की लास्ट लाइन कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा है 2020 में, पिछली बार। विच इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, या ये जो पोएम है ये किस कविता की लास्ट लाइन है? फॉल्स आर आई कम टू 2 और 3, ये गो एंड कैच फॉलिंग स्टार की है। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार पहली लाइन है, ये वाली लास्ट लाइन है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अगर बात करें तो वो है आई स्वेयर नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। वो उस पोएम का थीम है, मेन उसका मेन लॉजिक इस पोएम का वही है। ठीक है ना? तो ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। 3 स्टेंजा हैं, हर स्टेंजा में 9 लाइन्स हैं। ठीक है ना? उसके अंदर राइम स्कीम फर्स्ट की और थर्ड की अलग है, सेकंड की राइम स्कीम अलग है। टेट्रामेट्रा एम्बिक में लिखी गई है, जॉन डन ने लिखी गई है, 1633 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है ना? इसमें पहले स्टेंजा में 7 टास्क बताए गए हैं, दूसरे स्टेंजा में वो 10,000 डेज एंड नाइट की राइट करने की बोलता है कि जाओ दुनिया में ढूंढो जा करके, और फिर बताया कि वैसे मिलेगी नहीं, अगर मिल भी गई तो कुछ समय में बेवफा हो जाएगी। तो ये आपकी पोएम है, आपको आई होप समझ में आ गई होगी। इसमें उसने हाइपरबली, एलिटेशन, अल्यूशंस, मैंड्रैक और उसका अल्यूशन लिया है उसने, आप बोले मरमेड्स का। ठीक है ना? एनवी की बात कर रहा है, वो टाइम की बात कर रहा है, टाइम कहाँ चला जाता है। तो बहुत अच्छी पोएम है, इसको आप इंजॉय करें, इसको पढ़ें। ठीक है? आई होप कि आपके क्वेश्चंस इससे पूरे हो जाएंगे। जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगी इसकी, उसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने बातें यहाँ लिखवाई नहीं है, मैंने केवल वो आपको समझाया, हिंदी में मैंने समझाने की कोशिश की इस पोएम को, कि हमारे जो मेरे क्लास का मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चों को अगर आप थोड़ा समझाते हैं और एक्सप्लेन अगर करते हैं, मदर टंग में कर देते हैं, थोड़ा उनको कनेक्शन फील होता है। लेकिन आपको याद इंग्लिश में ही करना है, आपको पढ़ना इंग्लिश में ही है। मैं जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन लाइन की, एक्सप्लेनेशंस, इनके मीनिंग्स, कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं, वो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। और फिर जो थर्ड जो पार्ट होगा इसका, उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा ऑन इज ब्लाइंडनेस में भी हमने 3 पार्ट बांटे थे, पोएम का टेक्स्ट, फिर उसकी इंपॉर्टेंट बातें, और फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स। ऐसे आपको 3 पार्ट में गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार मिलेगी। इसमें पहला होगा ये टेक्स्ट, दूसरा होगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और तीसरा होगा क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है दोस्तों, आई होप you enjoyed today's class. See you tomorrow in the next class. Till then, bye bye and take care. Ciao.